नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास और ये जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 का सारांश है, जो कि डॉक्टर एस डी चौबे और नीलेश सर द्वारा लिखित है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आज जानेंगे हम लोग अध्याय 4 जो है ऐतिहासिक काल, है ना। तो आइए जानते हैं सीजी हिस्ट्री में क्या है ऐतिहासिक काल और क्या क्या इससे जुड़े तथ्य हैं और कौन कौन से तथ्य हमको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने होंगे। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक काल की बात करें तो इसे हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, है ना। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। ऋग्वैदिक काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये दोनों का टाइम पीरियड हो गया, है ना। ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद का निर्माण हुआ, है ना। ऋग्वेद का निर्माण हुआ इस काल में। अब ऋग्वेद का निर्माण हुआ और ऋग्वेद के निर्माता कौन थे? आर्य थे, है ना। और इस काल में जो है पंचनद क्षेत्र तक जो है कहना चाहिए कि सभ्यता आर्य समाज जो है सीमित रही, है ना। कहाँ तक? पंचनद क्षेत्र तक सीमित रही, पंचनद क्षेत्र तक सीमित रही, है ना। और चूंकि पंचनद क्षेत्र कहाँ पर है? पंजाब वाले इलाके में है, तो छत्तीसगढ़ साइड इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, है ना। तो ऋग्वैदिक काल के संबंध में जो छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं है, है ना। ऋग्वैदिक काल में देखें तो छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, है ना। इस काल में जो है आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा था और नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाने लगा। नर्मदा नदी को रेवा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में जो है पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। ठीक है, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। और कौशितकी ब्राह्मण में जो है विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है ना। विंध्याचल पर्वत कौशितकी में, कौशिकी ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ये हम मध्य भारत की बात कर रहे हैं ना, है ना। ये नर्मदा नदी ही मध्य भारत की नदी है। कौशिकी विंध्याचल पर्वत भी मध्य भारत का कहना चाहिए कि पर्वत है। और इस काल में वेदों में जो वर्णित बस्तर को जो है दक्षिक दिक कहा गया, है ना। बस्तर को क्या कहा गया? बस्तर को कहा गया, सॉरी, दक्षिक दिक। ठीक है। और चूंकि बस्तर का यहाँ पर उल्लेख हो गया तो हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है ना। एक विशेष तथ्य देख लेते हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो है प्रथम बार दक्षिण कोसल या कोसल का उल्लेख मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में, है ना। पाणिनि के अष्टाध्यायी में
दक्षिण कौशल या कौशल का उल्लेख है। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक तो देखेंगे, इसके अंतर्गत हम तीन चीज़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का इतिहास जानने का कोशिश करेंगे। पहला है रामायण काल, दूसरा है महाभारत काल और तीसरा है बौद्ध और जैन काल, है ना, क्योंकि दोनों एक ही छठी शताब्दी की बात है ना। तो रामायण, महाभारत और बौद्ध और जैन, है ना, इन तीनों कहना चाहिए कि काल के आधार पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक काल का हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो आइए बढ़ते हैं रामायण काल की ओर। रामायण काल, है ना। रामायण काल में जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। और जनश्रुति के अनुसार बिलासपुर में एक गांव है, कौन सा गांव, कोसला, है ना, जो कि रामायणकालीन दक्षिण कोसल का केंद्र था। तो शॉर्ट में हम लिखते चलते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, दक्षिण कोसल कहा जाता था, दक्षिण कोसल। केंद्र क्या था यहाँ रामायणकालीन, कोसला ग्राम। कोसला ग्राम कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ें। इस काल में कोसल को दो भाग में विभक्त कर दिया गया था, है ना, उत्तर कोसल एवं दक्षिण कोसल। उत्तर परिक्षेत्र को जो कि उत्तरी कोसल कहलाता है, दक्षिण को दक्षिणी कोसल, है ना। उत्तर कोसल में अवध, अयोध्या और दक्षिणी कोसल छत्तीसगढ़ के परिक्षेत्र में आता था, है ना। दक्षिण कोसल का जो है बड़ा भाग जो दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत समाहित था, जिसमें जो है बहुत घने जंगल थे, इसलिए दक्षिण कोसल को महाकांतार भी कहा जाता था, है ना। महाकांतार, समुद्रगुप्त, व्याघ्रराज, याद कर पा रहे होंगे आप, रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो ये देखते हैं कोसल क्यों नाम पड़ा, है ना, और कोसल और दक्षिण कोसल और उत्तर कोसल में कैसे विभाजित करते हैं, है ना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, है ना, देखते हैं कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ और भानुमंत की पुत्री कौन थी, भानुमति, भानुमति, है ना, जो कहाँ से थी, कोसल से थी। कहाँ, कौन से कोसल से, दक्षिण कोसल से। ठीक है, दक्षिण कोसल से थी। अब भानुमंत का जो है कोई भी पुत्र संतान नहीं था। भानुमंत का कोई भी पुत्र संतान नहीं था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ससुराल की जमीन मिल जाए बहुत बढ़िया है करके, है ना। तो इसी प्रकार से राजा दशरथ को जो भी है दक्षिण कोसल का क्षेत्र जो है, दक्षिण कोसल का कहना चाहिए क्षेत्र जो है दहेज स्वरूप मिल गया, है ना, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो पुत्री को ही जो सारा राजपाट है वो मिलेगा, है ना। और भानुमति जो है कहाँ से थी, कोसला से थी। जैसा कि आप लोग सुने होंगे आसपास के, बिलासपुर से कोई आया है तो बिलासपुरीन है, रायपुर से आया है तो रायपुरहीन है ना। तो ये कोसल से आई थी, माने उसका मायके था, तो उसको शॉर्ट में कौशल्या कह दिया जाता था, है ना। तो इसी का नाम क्या पड़ गया, कौशल्या, भानुमति का नाम। अब इन दोनों के पुत्र थे
भगवान राम, है ना। और राम जी का विवाह किसके साथ हुआ? सीता माता के साथ, है ना। और इन दोनों से दो पुत्र फिर हुए, लव और कुश, है ना। और दो बंटवारे में जो है दोनों भाइयों को एक एक कौशल मिला, एक एक भाई को उत्तरी कौशल, एक भाई को दक्षिणी कौशल, है ना। ठीक है, इतने तक आप लोग क्लियर हैं। अब चूंकि कौशल कौशल का बात आ रहा है, तो उस समय छत्तीसगढ़ की भाषा जो है, छत्तीसगढ़ की भाषा क्या थी? कोसली थी। भाषा क्या थी? कोसली थी। और एक तथ्य और ये भी है कि भगवान राम ने यहाँ जो है सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया, है ना। तो आजकल हर राज्य जो है अपने आय का प्रमुख स्रोत खोज रही है ना। तो छत्तीसगढ़ के लिए तो है ही है, कोयला आधारित, उद्योग आधारित, ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ ही रहा है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र सरकार जो है पर्यटन के मामले में भी जो क्या है अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है और पर्यटन सर्किट का विकास कर रही है। और इसी क्रम में जो है, चूंकि रामायणकालीन स्थल छत्तीसगढ़ में मौजूद है, तो राम वन गमन पथ जो है छत्तीसगढ़ सरकार विकसित कर रही है। तो आइए जानते हैं राम वन गमन पथ के बारे में। आइए देखते हैं कैसे कैसे गुजरा था राम वन गमन पथ, है ना। राम वन गमन पथ की बात करें तो सबसे पहले अलग कलर ले लेते हैं, एक ठो सीतामढ़ी हरचौका, ये प्रथम चरण की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी, उसके बाद जो है शिवरी नारायण, उसके बाद तुरतुरिया आश्रम, तत्पश्चात ये हम टिक करते चलते हैं, है ना। चंदखुरी, चंपारण, है ना। इसके पश्चात जो है राजिम के बाद राजिम के बाद है सिहावा, सिहावा और सिहावा के बाद है जगदलपुर, जगदलपुर के बाद है रामाराम।
जगदल के पूर्व के बाद है रामा राम। इस प्रकार से जो है पहले चरण में इन सर्किट का विकास किया जाएगा। है ना, प्रथम चरण में इस सर्किट का जो है राम वनगमन पथ के तहत इसका चयन किया गया है। राम वन गमन पथ प्रथम चरण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम गमन पथ की शुरुआत कब हुई थी कहने से, ये जो राम वन गमन पथ की शुरुआत है 22 नवंबर 2019 चंदखुरी रायपुर से हुई थी और उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 से हुआ था। चिन्हित स्थल जो है 75 स्थल चिन्हित किए गए हैं और प्रथम चरण में विकास स्थल 10 रहेंगे, द्वितीय चरण में विकास स्थल 42 रहेंगे। कुल लंबाई 2260 किलोमीटर और कुल लागत 137 करोड़ रुपए, है ना। और राम वनगमन पथ के लिए जो है डॉक्टर हेमू यादव छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ और मन्नू लाल यादव दंडकारण्य रामायण को आधार मान के चला गया है ना। इस प्रकार से रामायण कालीन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं महाभारत कालीन की ओर। महाभारत कालीन में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। महाभारत काल, ठीक है। इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ का नाम था प्राक कौशल या कौशल। प्राक कौशल था इस समय छत्तीसगढ़ का नाम, प्राक कौशल या कौशल। ठीक है। बस्तर का नाम क्या था? बस्तर का नाम था कांतार। बस्तर का नाम था कांतार, है ना। और महाभारत ग्रंथ के अनुसार जो है सहदेव द्वारा जीते गए क्षेत्रों में से एक था कौन सा? प्राक कौशल, सहदेव, है ना। अब महाभारत में महानदी का वर्णन जो है मिलता है ना। और महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को क्या कहा गया था? महानदी को चित्रोत्पल्ला कहा गया। महानदी को चित्रोत्पल्ला कहा गया। ठीक है। इसी प्रकार सभा पर्व में दक्षिण का छत्तीसगढ़ का जो है वर्णन कौशल के नाम से है। छत्तीसगढ़ का वर्णन कौशल के नाम से है। ठीक है, क्या नाम से है? कौशल के नाम से है ना। तो रामायण कालीन 2 साक्ष्य मिल गए, है ना। इसके अलावा जो है महाभारत कालीन स्थलों के बारे में देख लेते हैं। महाभारत कालीन स्थलों के बारे में कौन कौन से है महाभारत कालीन स्थल, है ना। पहला है मणिपुर। मणिपुर कहाँ है? वर्तमान रतनपुर में। कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। और मोर ध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी, है ना। मोर ध्वज ताम्रध्वज की राजधानी। दूसरा स्थल कौन सा है? दूसरा स्थल है दमौदरहा, गुंजी, है ना। वर्तमान में गुंजी, दमौदरहा। ये कहाँ है? गुंजी शक्ति जिला में है ना।
और इसका विशेष दमाउदरहा से विशेष बात क्या है कि ऋषभ देव से संबंधित महाभारत के वन पर्व में वर्णित है ना। ऋषभ देव से संबंधित है, इतना आप लोग याद रखिए, ऋषभ देव से संबंधित स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्थल कौन सा है? चित्रांगदापुर जो भी है ना। ये कहाँ है? ये वर्तमान स्थल कहाँ पर है? ये सिरपुर में है। कौन से जिला है? महासमुंद में। और ये जो है अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी है। ठीक है, इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। चौथा स्थल है खल्लवाटिका है ना। वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? खल्लारी में। खल्लारी कहाँ है? महासमुंद में। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? भीम के पद चिन्ह मिले हैं। भीम के पद चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा लाक्षागृह भी यही है, लाक्षागृह भी यही है, और भीम खोह भी यही है, भीम खोह भी यही है। पांचवा और आखिरी स्थल महाभारत कालीन क्या है? भांडेर। वर्तमान में कहाँ है? आरंग में। आरंग कौन सा जिला? रायपुर है ना। और भांडेर से विशेष बात क्या है? राजा मोर ध्वज से संबंधित स्थल है, ठीक है। 5 स्थलों के बारे में हमने जान लिया। महाभारत कालीन 5 स्थल हैं, है ना। और महाभारत कालीन 5 स्थलों में जो 2 स्थल हैं, महासमुंद से चित्रांगदपुर और आपका खल्लवाटिका महासमुंद से, गुंजी दमाउदरहा शक्ति से, मणिपुर रतनपुर, खल्लवाटिका खल्लारी महासमुंद से देख लिया, और भांडेर आरंग रायपुर से संबंधित है ना। तो महाभारत कालीन ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं तीसरे भाग की ओर। तीसरे भाग में बौद्ध और जैन कालीन स्थल को हम देखेंगे। दोनों 6वीं सदी की बात है, इसीलिए दोनों को मैंने एक साथ इंक्लूड किया है ना। आगे बढ़ते हैं। बौद्धकालीन छत्तीसगढ़। बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों, ये जो पीडीएफ है आपको क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ में ये जो किस समय अवधि की बात है? 6वीं शताब्दी है ना। और बौद्धकालीन साक्ष्य जो है इसको 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। एक साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक, और तीसरा है यात्रा वृत्तांत, है ना। साहित्यिक की बात करें तो अवदान शतक नामक बौद्ध ग्रंथ से जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। और इसमें ये उल्लेख है कि गौतम बुद्ध जो है धर्म प्रचार हेतु दक्षिण को चलाए थे। हम कुछ समय के लिए कहाँ गुजरे थे? सिरपुर, है ना। गौतम बुद्ध कहाँ आए थे? सिरपुर आए थे, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करें तो सिरपुर उत्खनन से जो है अनेक बौद्ध मूर्ति, सिरपुर उत्खनन से जो है अनेक बौद्ध मूर्ति, स्तूप, टीला इत्यादि प्राप्त हुए हैं। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो छत्तीसगढ़ को CU की कहा है। किसने कहा है?
वेन सांग ने कहा है। वेन सांग कब आया था? 639 ईस्वी में आया था वेन सांग। ठीक है। बौद्ध विहार 6वीं शताब्दी में जो है बौद्ध भिक्षुक आनंद प्रभु ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण किया था। बौद्ध विहार है तो ये भी क्या कहना चाहिए कि बौद्धकालीन साक्ष्य हो गया, बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ के बारे में, है ना। और 6ठी शताब्दी में ही बौद्धकालीन के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 253 सिक्के कहाँ से मिले हैं? ठठारी तारापुर से मिले हैं। तो इस प्रकार से बौद्धकालीन इतिहास में छत्तीसगढ़ का प्रमाण मिलता है इन सब साक्ष्यों से, है ना। आगे बढ़ते हैं जैन धर्मकालीन तीर्थ स्थलों के बारे में, है ना। तीर्थ स्थल कहता हूँ, साक्ष्य स्थल के बारे में। जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़, है ना। ये भी 6ठी शताब्दी की बात है और इसकी जानकारी कहाँ से मिली? महाभारत ग्रंथ से मिली, है ना। और इससे संबंधित स्थल जो है 6वीं शताब्दी और इससे संबंधित स्थलों को जो है हम 4-5 भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे कि ऋषभदेव हो गया, सुमतिनाथ हो गया, शांतिनाथ हो गया, पार्श्वनाथ हो गया और महावीर स्वामी प्रमुख तीर्थंकर जो है इनका और इनसे जुड़े साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में मिले। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ऋषभदेव। ऋषभदेव के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऋषभदेव प्रथम के साक्ष्य जो मिलते हैं गुंजी दमोदरहा, जो कि वर्तमान में शक्ति जिले में है, पीछे हमने पढ़ा। ठीक है। इसके बाद सुमतिनाथ है, सुमतिनाथ 5th। इनके साक्ष्य आरंग रायपुर से मिलते हैं, आरंग रायपुर से। इसके पश्चात जो है शांतिनाथ हैं। शांतिनाथ जैन धर्मकालीन और इनके साक्ष्य मिले कहाँ से मिले? भाटागुड़ा बस्तर, भाटागुड़ा बस्तर से। इसके पश्चात पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नगपुरा दुर्ग से, है ना, नगपुरा दुर्ग से। और अंत में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे और इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आरंग रायपुर से मिले हैं, है ना। और प्रमुख मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली? आरंग से रायपुर, बकेला कबीरधाम, पुजारी पाली सारंगढ़ से जैन धर्मकालीन जैन मूर्तियां, है ना। और प्राचीन स्मारकों की बात करें तो धनपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में प्राचीन व्यावसायिक केंद्र था जैन धर्मकालीन, है ना। सिरपुर से क्या मिली? जैन मूर्तियां मिली। महेश्वर से प्राचीन मूर्तियां मिली और मल्हार से जो है जैन स्मारक मिले हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज के क्लास में हमने पढ़ा वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के बारे में, है ना। रामायण काल के बारे में हमने जाना, राम वन गमन पथ के प्रथम चरण के बारे में जाना। उसके अलावा महाभारत काल के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद हम बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा कि बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ में जो है कौन कौन से उस समय के प्रमाण मिलते हैं छत्तीसगढ़ के होने के, है ना। तो इस प्रकार से हमने रामायण काल, महाभारत काल और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को पढ़ा, है ना, जैन और बौद्ध। ठीक है।
ये जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़। और ये जो PDF है आपको क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगा। कहाँ? पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर के ये टेलीग्राम चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।